नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रेम्बल पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पहले से मैंने थोड़ा सा लिख दिया है प्रेम्बल को, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली पूरा लिख दिया है ताकि थोड़ा सा समय बच सके हमारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होना है वो है प्रस्तावना, प्रेम्बल। प्रस्तावना, इसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका। तो प्रेम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, चीजों को समझते हैं। देखिए, संविधान सभा के बनने की या संविधान के बनने की ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये हम सब मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट में कवर करते हैं। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम वहां पढ़ेंगे। हम सीधा यहाँ प्रेम्बल से बात करते हैं, लेकिन जो टर्म भी ऐसा रहेगा जो वहां से लिंक रहेगा, हम ठीक से उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। प्रेम्बल जैसे प्रस्तावना, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। संविधान की जो भूमिका है, संविधान की जो भूमिका है, संविधान की भूमिका, उसी संविधान की भूमिका को ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। और इस भूमिका में क्या क्या मेंशन है, तो इस भूमिका में मेंशन है कि जो संविधान रूल करने के नियम बनाए, संविधान में जो रूल करने का नियम मेंशन है, उसके स्रोत क्या है। यानी हम सीधा इसका पहला फैक्ट कहें तो संविधान का उद्देश्य क्या है। भूमिका में ये बात मेंशन है, संविधान का उद्देश्य। दूसरी चीज उसमें मेंशन है कि जो शासन का स्रोत है ये क्या है, शासन का स्रोत। अगली बात इसमें है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा। और उसके बाद संविधान को अपनाने के लिए यानी अंगीकृत करने की तिथि लिखी गई है, अंगीकृत करने की तिथि लिखी गई है। इतनी बात भूमिका में है, संविधान की भूमिका में, जिसे आप सब प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जान रहे हैं। स्पष्ट हुआ? ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो होती है वो संविधान की भूमिका होती है। और संविधान की भूमिका में संविधान का जो उद्देश्य है, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्श, जो शासन प्रणाली का स्रोत है, शासन प्रणाली का जो स्वरूप है, और संविधान के लागू होने की तिथि यानी संविधान को अपनाने की जो तिथि है, वो आपके प्रस्तावना में देखने को मिलती है। इतना समझ पाए आप सब कि ये प्रस्तावना क्या है। अभी छोटा सा प्रस्तावना का इंट्रो है, अभी प्रस्तावना के फैक्ट्स और इसके ऐतिहासिक बिंदुओं पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि प्रस्तावना में एग्जैक्ट क्या क्या सेंटेंसेस लिखी हुई है। देखिए, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम माने भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये अंग्रेजी कैलेंडर का है और इसको अगर हम लोग अपने भारतीय कैलेंडर में देखेंगे तो ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का डेट होता है। ठीक है। तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतनी बात प्रियम्बल में लिखी गई है। लेकिन इतनी बात का इतना बहुत मतलब इतना बृहद मतलब निकलेगा, इतना विशालकाय इनका अर्थ है, जिससे पूरी संविधान को समझी जा सकती है, संविधान के पूरे पॉइंट समझे जा सकते हैं। यहां से हम एक एक पर बात करेंगे कि इन पूरी का सेंस क्या निकल रहा है। अब देखते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। संविधान सभा जो संविधान को पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग करने का, बनाने का काम कर रही है। संविधान सभा में नेहरू जी ने 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखते हैं। 1946 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। और वह प्रस्ताव ये था कि जो हमारी भूमिका, संविधान की जो भूमिका होनी चाहिए,
उसके उद्देश्य क्या होंगे, भूमिका का उद्देश्य क्या होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसी परसेप्शन से एक प्रस्ताव रखा जिसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, और इसे उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। और क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव की वजह से हम लोग इसको उद्देशिका कहते हैं। तो प्रस्तावना को उद्देशिका कहने के पीछे का पर्पज ये है क्योंकि नेहरू जी ने जो प्रस्ताव रखा था वह उद्देश्य प्रस्ताव था कि हमारी जो भूमिका होगी उस भूमिका के उद्देश्य क्या होंगे। इस वजह से इसको हम सब उद्देशिका भी कहते हैं। स्पष्ट हुआ। अब देखिए, जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना जो है, इसमें जो भाषा यूज करी गई है, इसकी जो भाषा है और इसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु देख, तो भाषा यूज करी गई है ऑस्ट्रेलिया से, और जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु लिया गया है, भाषा और विषय वस्तु दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और जो संकल्पना है प्रस्तावना की, प्रस्तावना की जो संकल्पना है, यह संकल्पना ली गई है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, कि हमारे संविधान में एक उद्देश्य का एक प्रस्तावना होनी चाहिए। इस बात का कंसेप्ट कहां से उठाया गया है? यूएसए से उठाया गया। और भाषा और जो विषय वस्तु है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एकदम स्पष्ट है यहां तक। संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना का छोटा सा पैटर्न आप समझ पाए। अब देखते हैं तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, जो संविधान के उद्देश्य, आदर्श और उसमें जो शासन प्रणाली है उसका स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप और अपने संविधान को अपनाने की, अंगीकृत करने की तिथि मेंशन है। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इस वजह से हम लोग प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया और अब हम इसे प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से रखते हैं। यहां तक एकदम स्पष्ट है। संकल्पना जो उद्देशिका होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, वो यूएसए से लिया गया है। भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एकदम क्लियर है यहां तक। अब देखिए, प्रस्तावना के रेफरेंस में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो किसने क्या कहा है और उनका क्या सेंस है जरा हम समझते हैं, फिर प्रियम्बल को और सटीक समझ पाएंगे हम सब। देखिए, प्रस्तावना के लिए एक न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर, एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, गजेंद्र गडकर, गजेंद्र गडकर, ये न्यायमूर्ति यानी जज साहब थे। इन्होंने कहा जो प्रस्तावना होती है, ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ध्यान रखिए, प्रस्तावना क्या है? संविधान की कुंजी है। किस पॉइंट से इन्होंने, गजेंद्र गडकर साहब ने कहा कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना है? तो देखिए, जैसे संविधान की सारी स्थितियों को समझने के लिए अगर संविधान एक ताले की तरह है तो उस ताले को खोलने का काम पूरा संविधान कर देगा, सॉरी संविधान का ये प्रेमबल कर देगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से गजेंद्र गडकर साहब ने कहा कि जो प्रस्तावना होती है यह प्रस्तावना एक संविधान की कुंजी है। एकदम स्पष्ट हुआ यहां तक। इसके बाद के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी को आप सब जानते होंगे, संविधान सभा के सदस्य थे। तो के.एम. मुंशी साहब ने कहा कि ये तो जन्म पत्री की तरह है, जन्म पत्री की तरह, यानी जो प्रस्तावना होती है ये संविधान की जन्म पत्री है। जैसे जन्म पत्री देख करके किसी व्यक्ति की सारी बातें समझ में आ जाती हैं, वैसे ही अगर आप प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की चीजों को देखेंगे तो इससे संविधान के अंदर सारी स्थितियां समझ में आ जाएगी कि संविधान के क्या आदर्श हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं। बात समझ में? इस परसेप्शन से के.एम. मुंशी साहब ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्री कही। स्पष्ट हुआ। एक और नाना पालखीवाला, पालखीवाला,
इन्होंने कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है। जो प्रस्तावना है यह संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, जैसे परिचय पत्र अगर किसी स्टूडेंट का आप देखेंगे या किसी का भी जो परिचय पत्र होता है वो उसके बारे में लगभग एक बायोडाटा दे देता है। ऐसे ही अगर संविधान को समझना है तो आप प्रियम्बल को देखेंगे और प्रियम्बल को देखते ही संविधान के उद्देश्य, आदर्श, शासन का स्रोत, शासन का स्वरूप, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस वजह से नाना पालकीवाला ने कहा कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका होती है वह संविधान की आइडेंटिटी कार्ड होती है, यानी उसका परिचय पत्र है। एकदम क्लियर हुआ। और एक थे आत्मा ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा कि जो संविधान की यह प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। आत्मा का सेंस क्या है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में अगर आत्मा होगी तभी वो जीवित होगी। ऐसे ही अगर संविधान एक स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को जिंदा रखने के लिए ये प्रियम्बल अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में। और एक अर्नेस्ट साहब हैं, इन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है यह की नोट की तरह है। अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने कहा कि यह की नोट है। संविधान का यह क्या है? की नोट है। यानी संविधान के अगर किसी बिंदु को समझना है तो वह आप बिंदु समझने के लिए संविधान का प्रियम्बल देखिए। संविधान के प्रियम्बल को अगर आप समझ पाते हैं तो आप संविधान को पूरी तरीके से समझ पाते हैं। स्पष्ट हुआ? तो संविधान को लेकर के ये 5 बातें, 5 बड़े स्टेटमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। गजेंद्र गटकर साहब कुछ जी कह रहे हैं, ठीक है। एम मुंशी प्रियम्बल को संविधान का जन्म पत्री कह रहे हैं। नाना पालकीवाला जो है ये परिचय पत्र कह रहे हैं। ठाकुर दास भार्गव जी जो है ये उसकी आत्मा कह रहे हैं संविधान की। और अर्नेस्ट बार्कर इसको की नोट कह रहे हैं। बात समझ में? तो ये 5 बातें संविधान को लेकर के बड़े स्टेटमेंट के तौर पे है। यहां तक एकदम स्पष्ट हुआ? अब हम समझते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इन सब चीजों का मतलब क्या है अब हम ये समझते हैं। देखिए, जो प्रस्तावना होती है ना, ये 4 बातें बताती है। 4 बातें कौन कौन सी हैं? वही 4 बातें पूरी तरीके से यहां लिखी हुई चीजों को डिफाइन कर देगी। नंबर 1, प्रस्तावना बताती है कि शासन का स्रोत क्या है। शासन का स्रोत क्या है? अब थोड़ा सा लिंक करिए आप। संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जिसके आधार पे शासन चलाया जाएगा। तो वो जो शासन चलाया जा रहा है उस शासन का स्रोत, रिसोर्सेज क्या है, वह कौन बताता है? प्रियम्बल बताता है। ठीक है। अगली चीज कि जो शासन होगा इसका स्वरूप कैसा होगा, यानी हम कहेंगे शासन का स्वरूप बताती है हमें। ठीक है। अगली चीज कि यह अपने आदर्शों के बारे में बताती है, यानी शासन शक्ति का उद्देश्य बताती है। शासन शक्ति का स्रोत यहां करेंगे, शासन शक्ति का स्वरूप, शासन शक्ति का स्वरूप और शासन शक्ति का उद्देश्य और लागू होने की तिथि। ये 4 बातें प्रस्तावना एकदम स्पष्ट करता है। तो कैसे करता है चलिए देखते हैं।
सबसे पहले देखेंगे शासन शक्ति के स्रोत को। प्रस्तावना शासन शक्ति के स्रोत के बारे में हमें कैसे बताता है। देखिए प्रस्तावना अगर हम देखेंगे तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ठीक है। और अगर हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, हम भारत के लोग कहा जा रहा है, इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि भारत की जनता के बारे में बात हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि शासन शक्ति का जो स्रोत होगा वो ओवरऑल किसके हाथ में होगा, जनता के हाथ में होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रियम्बल साफ साफ कह रहा है हम भारत के लोग यानी हम भारत की पूरी जनसंख्या, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छा ये जो शब्द लिखा हुआ ना कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग एक परछाई बनाती है और वो परछाई बनाती है लोक प्रभुता। लोक प्रभुता ध्यान रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेमबल में लोक प्रभुता शब्द प्रत्यक्ष तौर पे नहीं है, लेकिन हम भारत के लोग ये जो परछाई क्रिएट करती है वह परछाई लोक प्रभुता की है। स्पष्ट हुआ। लोक प्रभुता का सेंस क्या होता है, जहां लोग ही स्वामी हो, जहां लोगों के हाथ में ही शासन का पूरा जो बागडोर हो ये समझता है ना। तो भारत के लोग यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोक प्रभुता को मान्यता देता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ जो शासन की शक्ति होगी वो पूरी तरीके से जनता के कंट्रोल में होगी, है ना। अब एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, है ना, कि जो शक्ति होती है, शासन की शक्ति जो होती है ये जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, जनता से। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन उठता है केसी वीर के द्वारा। केसी वीर एक चिंतक है, ये इनका कहना ये है कि आप प्रस्तावना में हम भारत के लोग पढ़ करके ये मतलब निकालते हो कि जो शासन शक्ति का स्रोत है वह जनता है अर्थात लोक प्रभुता है। इसीलिए कहते हैं कैसे, क्योंकि संविधान बनाने वाले जो लोग हैं यानी संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, सदस्य, इन सदस्यों की जो वोटिंग हुई है ये तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत तो हुई नहीं है। यानी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वह जो सदस्य हैं, क्योंकि वही सदस्य तो इनका निर्माण कर रहे हैं, वही सदस्य तो इन सब पर अपने विचार रख रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो केसी वेयर कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि शासन शक्ति का जो स्रोत है ये जनता है, लेकिन जनता कहाँ है, क्योंकि ये सब करने का काम जो है ये तो संविधान सभा कर रही है। और संविधान सभा के जो सदस्य हैं, क्या इन सदस्यों को जनता ने प्रत्यक्ष तौर पे चुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं चुना है, क्योंकि इन सदस्यों में कुछ नॉमिनेटेड थे पहले से, और इनमें से जो ओवरऑल जनसंख्या थी उसमें से जो केवल 10% की जनसंख्या थी, जिसमें जो धनी लोग थे, जो टैक्स वगैरह भरते थे, और जो शिक्षित लोग थे, केवल इन्होंने ही वोटिंग करी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शासन शक्ति का स्रोत ओवरऑल जनता का होगी। जनता तो तब होती जब संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए पूरी जनता वोटिंग करती। तो ये केसी वेयर का यहां एक क्वेश्चन होता है कि इस परसेप्शन से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो शासन शक्ति का स्रोत जनता नहीं है, केवल ये 10% के लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करी है। लेकिन अब इस पे रिजल्ट क्या है कि 1952 में पहले चुनाव में, आम चुनाव, जनरल चुनाव हुए 1952 में। अब 1952 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में संविधान सभा के जो सदस्य थे उसके अधिकांश लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो वो जो अधिकांश लोग चुनाव लड़ रहे थे, अगर शासन शक्ति का स्रोत जनता को ना माना जाए तो ये तर्क गलत कैसे है, उसके लिए समझेंगे कि 1952 में जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट संविधान सभा के सदस्य थे, और संविधान सभा के सदस्य जो भी चुनाव लड़े उनमें से अधिकांशों को भारी बहुमत से जीत मिली। अगर अधिकांश लोग जो कि संविधान सभा के ही कैंडिडेट थे वो चुनाव में भारी मतों से जीत रहे हैं, इसका मतलब तय है कि अगर उस ड्यूरेशन में 10% के अलावा के लोग भी वोटिंग करते
तो सदस्यों की पॉपुलैरिटी जनता के बीच में इतनी थी, जनता उन्हें पहले से पसंद कर रही थी। इसी वजह से जब 1952 में पहला चुनाव हुआ तो उस चुनाव में इनके अधिकांश सदस्य भारी मतों से जीते, नहीं तो क्यों जीतते, है ना। तो किसी भी का ये तर्क इस परसेप्शन से थोड़ा सा फेल दिखाई देता है, ठीक है। तो शासन शक्ति का जो स्रोत है ये कौन है, जनता है, और यानी हम कहेंगे कि हमारे देश में लोक प्रभुता है, ठीक है। जनता ही हमारी शक्ति का मूल कारण है, एकदम स्पष्ट है यहां तक। अब हम अगला टर्म समझते हैं, शासन शक्ति का स्वरूप। ये जो शासन शक्ति है इसका स्वरूप कैसा होगा। देखिए, जो शासन शक्ति का स्वरूप होगा ये 4 बातें बताता है। कौन कौन सी। पहली बात, शासन शक्ति के स्वरूप में पहली बात कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की। स्पष्ट हो, यानी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, शासन शक्ति के स्वरूप में पहली बात, ठीक है। कि अगर हमें किसी प्रकार का कोई निर्णय आंतरिक या बाहरी लेना है, खासकर बाहरी निर्णय, तो बाहरी हस्तक्षेप हमें हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ कि जो बाहरी निर्णय होते हैं, बाहरी निर्णय पूरी तरीके से हमें प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि क्या आप अपने देश में ये चीज देखते हैं कि भाई अगर योगी जी ने कहा, योगी जी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेट को, हम अपने स्टेट में किसी और की सीमा ऐड कर लेते हैं, तो इस केस में योगी जी को मोदी जी की यानी केंद्र से सहमति की जरूरत है, यानी यहां एक लिमिटेशंस देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का जो सेंस बनता है वो ये बनता है कि जो बाहरी हस्तक्षेप हो, यानी किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होंगे हम लोग, हस्तक्षेप से मुक्त होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आपको या मोदी जी को, प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या मोदी जी को प्रेजेंट टाइम में यूएसए कहेगा कि देखो अभी तेल की समस्या चल रही है, सिलेंडर की समस्या चल रही है, वहां से जाकर के ले लो, तो मोदी जी चले जाएंगे क्या? नहीं, हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम अपने निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले पाए, यही चीज होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या हमारे यहां ऐसा है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। हमें अगर कोई कहेगा कि भाई साहब आप अपनी राजधानी बदल दो, अमेरिका कहेगा, रसिया कहेगा, तो हम कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें अपने निर्णय लेने की पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। स्पष्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा शासन शक्ति का जो स्वरूप होता है ये बताता है समाजवाद के बारे में। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, समाजवादी टर्म को समझते हैं। शासन शक्ति का जो स्वरूप है वो दूसरा है समाजवाद। समाजवाद का सीधा मतलब समझिए कि जो मतलब शोषण का अंत होना चाहिए, शोषण का अंत, किसी भी रूप में शोषण हो, किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन हो, उसका अंत होना ही समाजवाद है। बात समझ में? तो हमारा संविधान कहता है कि समाजवाद हमें स्थापित करना है। देखिए, समाजवाद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मार्क्सवाद का समाजवाद, या इसी को कहते हैं साम्यवाद, साम्यवादी समाजवाद, ठीक है। और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, जो मार्क्सवाद होता है, मार्क्सवादी समाजवाद कहता है कि देखो समाज में दो तरीके के लोग हैं, एक तो है शोषक और दूसरे हैं शोषित। यानी जो धनी लोग हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं या और सारी चीजें, और जो शोषित है ये मजदूर है, ठीक है। तो मार्क्सवाद कहता है
कि अगर हमें समाजवाद लाना है यानी शोषण का अंत करना है तो उसके लिए क्या करो, जो शोषक है यानी जो धनी वर्ग है उससे हिंसा करो और उसकी संपत्ति लूटकर अपनी संपत्ति बनाओ, तो एक सामयिक व्यवस्था स्थित हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। और जैसे ही सामयिक व्यवस्था स्थापित होगी कि ना तो अब एक धनी वर्ग रहेगा ना तो एक मजदूर वर्ग रहेगा, तुरंत वहां पे साम्य की स्थिति बन जाएगी। इसी वजह से इसको साम्यवाद भी कहते हैं। तो हमारा जो समाजवाद है वो मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है, मार्क्सवादी समाजवाद नहीं दिखाई देता है हमारे समाजवाद में। हमारे समाज में लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का डेफिनेशन क्या है, 1982 में एक केस आया डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस, डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का असली मतलब जो होता है वो होता है कि जो आय की असमानता हो, आय की असमानता हो, ये असमानता कम होनी चाहिए। बात समझ में, आय की जो असमानता हो ये असमानता कम होनी चाहिए। जो शोषण होना, जो शोषण है, शोषण का अंत होना चाहिए। और इसके साथ साथ कि जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। जीवन की सुरक्षा इस पर्पज से नहीं कि हमें अपना शरीर बचा लेना है। जीवन की सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि इन्हें दवाई की आवश्यकता है तो वो भी मिले, भोजन की आवश्यकता है तो वो भी मिले, इस तरीके की सुरक्षा। ठीक है, तो डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद के ये पॉइंट होने चाहिए कि जहां आय की असमानता दिखाई, आय की असमानता कम से कम होनी चाहिए, जो शोषण हो रहा हो ये शोषण एकदम कम से कम, एकदम पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, जीवन की सुरक्षा दिखाई देनी चाहिए और उसके साथ साथ मजदूरों का, जो मजदूर है इनका कल्याण होना चाहिए। तो आपको दिखाई देगा कि हमारे सरकार के द्वारा या जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं लगभग लगभग इसी पॉइंट पर काम करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो शासन शक्ति का स्वरूप है वो कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहाँ पे। कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो पहला शासन शक्ति का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा कैसा है, समाजवादी है, लेकिन कौन सा समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी। तीसरा जो टर्म है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का जो टर्म का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि जो राज्य है इसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए, राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ राज्य का मतलब देश से है बेसिकली, अभी हम राज्य को बाद में समझेंगे कि राज्य क्या होता है जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ना शुरू करेंगे तो राज्य समझेंगे। बेसिकली राज्य यूपी एमपी ये सब राज्य नहीं है, ठीक है, ये सब प्रांत है। तो राज्य का बेसिक मतलब देश जैसे भारत है। तो क्या भारत का अपना कोई राजकीय धर्म दिख रहा है कि नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत कोई और राष्ट्र है, ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पंथ निरपेक्ष होने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है हमारे देश में राज्य का कोई एक निर्धारित धर्म रखने की घोषणा नहीं करता है। वो नहीं कहता है कि आपको एक फिक्स कोई धर्म रखना होगा। बात समझ में। इसके बाद जो इसका चौथा टर्म आता है कि शासन शक्ति का जो स्वरूप होगा ये कैसा होगा, तो ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने का क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है, लोकतंत्र का जो मतलब है, अभी मैंने बताया आपसे कि जो लोकतंत्र होता है उसके लिए आपको क्या नाम है, लोकतंत्र का आप सीधा मतलब समझ लीजिए कि जहां तंत्र का संचालन, शासन वाले तंत्र का संचालन जनता के हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा, है ना। यानी शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से, ठीक है, ये लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे यहाँ पे है, इसका क्या सेंस बनेगा, इसका सेंस यहाँ बनेगा, गणराज्य शब्द का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ की जो शासन के या फिर जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, राष्ट्र के प्रमुख इलेक्टेड होंगे यानी निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे। बस समझ में। तो अगर किसी राष्ट्र, किसी देश के राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है तो इसका मतलब वहां गणराज्य है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र का जो प्रमुख है वो है राष्ट्रपति,
और राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं कि नॉमिनेटेड होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे देश में गणराज्य जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, और वो भी कौन सा गणराज्य? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी लोगों के द्वारा वो इलेक्टेड दिखाई पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आई होप प्रियम्बल की आप इतनी बातें समझ पाए होंगे। इसके बाद अगली वीडियो में, अगली क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है, और इसकी तिथि बेसिकली यहाँ मेंशन हो गई है, और कुछ बेसिक फैक्ट्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो वन डे एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।